हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहां पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित बाल विकास तथा पर्यावरण की क्लास दी जा रही हैं और यूपी होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में भूगोल, इतिहास तथा राजनीति की क्लासेस दी जा रही। तो आप लोग मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को जरूर देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आइए चलते हैं बाल मनोविज्ञान की क्लास पर। देखिए, मनोलैंगिक विकास, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसके जनक थे सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने 5 विभिन्न अवस्थाओं के सिद्धांत को भी वर्णित किया था और माना था कि मनुष्य में कई प्रकार की जन्मजात मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिनसे वह प्रेरित होकर कार्य करता है। देखिए, इन मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक था ईरोज और एक था थैनाटोज। ईरोज अवस्था, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ईरोज अवस्था, अवस्था जन्म से संबंधित होती है। यह सकारात्मक विकास कार्यों की ओर ले जाती है, जीवन जीने की तरह प्रगति की ओर अग्रसर करती है। व्यक्ति में ईरोज अवस्था मतलब जीवन जीने के लिए, प्रगति की ओर और मतलब आगे की बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। थैनाटोज, जबकि इसका संबंध होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। यह अवस्था मृत्यु से संबंधित होने के कारण विनाशात्मक कार्य की ओर ले जाती है। यह विध्वंसात्मक नकारात्मक कार्यों से संबंधित होती है। यह प्रश्न आता है कि थैनाटोज किस से संबंधित होती है। तो थैनाटोज होती है आपकी मृत्यु से संबंधित, जबकि ईरोज अवस्था होती है जन्म से संबंधित। इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि का प्रभाव, जब बालिका जब 3 से 6 वर्ष की होती है तो उसमें माता से घृणा जबकि पिता से प्रेम जैसी क्रिया देखने को मिलती है। यानी कि माता से घृणा करेगी और प्रेम पिता की ओर आकर्षित होगी और पिता को मतलब ज़्यादा महत्व देने लगती है। कौन सी अवस्था? 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। तो इसको माना जाता है इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी इलेक्ट्रा पाई जाती है बालिका में और ओडिपस का कारण होता है, ओडिपस ग्रंथि का कारण होता है बालक। जब बालक 3 से 6 वर्ष का होता है तो पिता से घृणा करने लगता है जबकि माँ से प्रेम करने लगता है, यानी माँ को ज़्यादा महत्व देने लगता है। यह कारण होता है ओडिपस ग्रंथि के प्रभाव के कारण। मुक्त शब्दावली, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। स्कीमा, तो स्कीमा क्या कहलाता है? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था जीन पियाजे महोदय ने। पियाजे महोदय जी ने अपने सिद्धांत में जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है किसी मानसिक क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, जैसे उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन क्या होते हैं? कोई वातावरण में संबंधित जो वस्तुएं होती हैं जिससे हमें प्रभाव पड़े, वह होता है उद्दीपन, जबकि उसके प्रभाव के कारण जो हम क्रिया करने लगते हैं वह होती है अनुक्रिया। अनुकूलन, पियाजे के अनुसार जब व्यक्ति किसी नवीन ज्ञान के संपर्क में आता है या उसे प्राप्त करना चाहता है तो वह उसे नवीन व पुराने ज्ञान के जो बीच में समन्वय या तालमेल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन, एडजस्टमेंट। जैसे कोई कंडीशन है उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे अपने अनुसार चेंज या अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अनुकूलन। अनुकूलन 3 प्रकार का होता है, आत्मसात्मीकरण, सामंजन तथा साम्यधारण। आत्मसात्मीकरण देखें तो जब नवीन ज्ञान प्राप्ति के समय नए ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान को समायोजित कर लिया जाता है, यानी नवीन ज्ञान और नवीन ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान को क्या कर लिया जाए? दोनों को समायोजित कर लिया जाए, यानी कि दोनों को अपने आप में मिला लिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? आत्मसात्मीकरण करना या आत्मसात्मीकरण कहते हैं। समंजन, जब पुराने ज्ञान को अधिक महत्व देते हुए नवीन ज्ञान के आधार पर परिष्कृत कर लिया जाए, तो इसे क्या कहेंगे? समंजन। साम्यधारण क्या कहलाता है? जब नवीन व पुराने ज्ञान दोनों ज्ञान को लगभग समान मानते हुए सामंजस्य धारण किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? साम्यधारण। यानी पहले ज्ञान को और अभी जो नया ज्ञान है उसको दोनों को बराबर लगभग समान मानते हुए उस ज्ञान को धारण कर लिया जाए, उसे कहते हैं साम्यधारण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है जब संवेदना हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो हमारा मस्तिष्क उन क्रिया करते हुए उसके अभिप्राय को समझ लेता है। इस अर्थवान ज्ञान को ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क में ग्रहण हो जाती हैं, जैसे सामने हमने देखा उसको मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया, तो वह कहलाएगा प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष सामने। धारण, जब एक व्यक्ति किसी अवधान या ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान को ज्ञान प्राप्ति पर लगाता है तो वह उसे समझते हुए अपने व्यवहार में धारण कर लेता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है धारण।
या फिर सीखना। जब कोई व्यक्ति किसी ध्यान के माध्यम से उस ज्ञान को मतलब अपने आप में उतार ले और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, वह क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। चिंतन, जब एक व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो समस्या के समाधान के लिए सोचता है, समझता है एवं विचार करता है, जिससे समाधान की प्राप्ति हो जाती है। इस मानसिक क्रिया को क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। तर्क क्या होता है? तर्क चिंतन का वह रूप होता है जो निश्चित फलदायी ही होता है। कुछ शब्दावलियाँ थीं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए अपने नोट्स में इसको हमने लिखा है और आपके लिए दिया है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर के अनुसार या पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पर कोई भी फालतू की चीज़ें अपने नोट्स में नहीं लिखूँगा, ना आपके लिए दूँगा, जिससे आपका समय बेकार जाए। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत आवश्यकता होती है जिनके पास कोई माध्यम नहीं होता है, ना वो कोचिंग जा पाते हैं। इसलिए आप घर बैठे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।